हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक। आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है पार्ट 6। हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के लेक्चर को। अभी तक हम लोगों ने वन लाइनर ही देखा था। अब हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे, डिटेल में इसको जानेंगे। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे नेशनल दृष्टिकोण से, वो सारे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो बिना लेट के हुए आगे चलते हैं। और ये थोड़ा लंबा लेक्चर बन सकता है क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इस लेक्चर में पूरा जो नेशनल न्यूज़ है वो सारे कवर कर दिए जाएँ। कोशिश पूरी रहेगी, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए। बस आपको क्या करना है, आपको अपना काम करना है। इससे क्या होगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है अगर आप उसको लाइक कर देते हैं और थोड़ा शेयर कर देते हैं और सब्सक्राइब कर देते हैं, तो अच्छा लगता है कि हाँ आपने किया है। तो हमें भी अपना काम करना चाहिए, वो भी बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो हमारी न्यूज़ है। 1 मिनट। यस, फर्स्ट न्यूज़ जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें जितना स्टार लगा सकते हैं आप लगा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। चलिए देखते हैं। 1 मिनट गाइस, इसको हाँ बड़ा कर दो। यस, 1 मिनट। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि बड़ा कि दिखता नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा विक्साइज कर देती हूँ। चलिए देखिए, फर्स्ट न्यूज़ है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितना कहा जाए उतना ही कम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको आप लोग जितना मैं कह रही हूँ उतना आपको खाली नोट करते हुए चले जाना है। ठीक है, बाकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, चलिए देखिए, अभी विश्वकर्मा योजना जो है, ये जो इस बार का स्वतंत्रता दिवस था, ये भी आपको ध्यान रखना किस नंबर का था, 77 नंबर का था। तो इसमें नरेंद्र मोदी जी ने इसको क्या किया, इस योजना की घोषणा की। क्या नाम है इस योजना का? विश्वकर्मा योजना। ये किससे संबंधित है? ये योजना जो है पारंपरिक शिल्पकारी में जो कुशलता प्राप्त व्यक्ति हैं उनके लाभ के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। और ये योजना क्यों विश्वकर्मा रखा गया? क्योंकि ये योजना विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर लॉन्च किया गया है अभी। ठीक है, और ये योजना किनके लिए है? जो ओबीसी समुदाय हैं, ठीक है, जो बुनकर हैं, स्वर्णकार हैं, लोहार हैं, धोबी हैं, नाई हैं, इन सभी के लिए ये स्टार्ट की गई है। और ये योजना जो है मंजूरी दी गई, कब दी गई डजेंट मैटर, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये योजना स्टार्ट की गई है। और ये कैसी योजना है? केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, और ये इस योजना की जो अवधि है 5 ईयर्स के लिए तैयार की गई है, 5 वर्ष के लिए। जो कब से स्टार्ट होगा? 2023 से 24 से स्टार्ट होगा और 2028 यानी 27-28 के लिए स्टार्ट होगा। तो ये पॉइंट भी आपको नोट डाउन करना है। और इसके लिए कितना, मतलब ये तो नहीं पूछेगा कितना करोड़, कितने पैसे व्यय किए गए हैं, बस लेकिन एक मोटा मोटा आपको अपने माइंड में रखना है कि 13,000 करोड़ रुपीज़, 13,000 करोड़ रुपए इसके लिए निर्धारित है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, एम क्या है, क्यों स्टार्ट किया जा रहा है? कि जो अपने हाथ और औजार से काम करने वाले कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, वो क्या करें, वो अपने पारंपरिक कौशल के परिवार आधारित पेशे को बढ़ावा, मतलब उनका जो काम है, उनका जो पेशा है, उसको क्या है आगे बढ़ाएं उसको। ठीक है, और इस योजना के तहत जो कारीगर एवं शिल्पकार हैं उनको पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के माध्यम से क्या होगा, मान्यता दी जाएगी। और इनको क्या करना है कि इनको 2 किश्त में पैसे दिए जाएंगे, ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। फर्स्ट किश्त में उनको क्या किया जाएगा, 1 लाख रुपए दिया जाएगा। और सेकेंड किश्त में इनको क्या किया जाएगा, 2 लाख का ऋण दिया जाएगा। वो भी कितने % ब्याज की दर से? 5% ब्याज की दर से इनको ऋण प्रदान किया जाएगा। तो ये आपको टर्म बहुत ही अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, और यह योजना जो है पूरे भारत में, ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ये योजना पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के जो कारीगर हैं, यानी केवल ग्रामीण सेक्टर में ही नहीं, इवन जो ग्रामीण है और शहरी क्षेत्र अर्बन है, जो विलेज एरिया है, उनके कारीगर और शिल्पकारों को क्या करेगी, सहायता प्रदान करेगी। और ये पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इसके जो प्रथम चरण में कितने व्यवसाय को शामिल किया गया है, 18। कितने व्यवसाय को? 18। उसमें से ये 18 व्यवसाय हैं जो कि अभी सब तो नहीं पूछ लेगा, बताओ ये कौन से व्यवसाय शामिल, बस आपको ये ध्यान रखना 18 व्यवसायों को इसमें शामिल किया गया है। जैसे बढ़ई है, नाव निर्माता, अस्त्र निर्माता, लोहार, हथौड़ा, ताला बनाने वाला, स्वर्णकार, इस तरीके से सभी इसमें क्या है, शामिल किए गए हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं मूर्तिकार है, राजमिस्त्री, चटाई बनाने वाला, झाड़ू बनाने वाला, जूट जो बुनते हैं, ठीक है, गुड़िया बनाने वाले, खिलौने जो बनाते हैं, नाई हैं, माला बनाने वाले, धोबी, मतलब जो भी ऐसे पारंपरिक, ठीक है, जो पारंपरिक शिल्पकारी है उनके लिए ये है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारी कवर करने वाले हैं इसको, अमृत भारत स्टेशन योजना। क्या है इसका मतलब, इस योजना का क्या नाम है? अमृत भारत स्टेशन योजना। तो इसमें क्या किया गया, ये योजना क्यों स्टार्ट की गई है कि पूरे देश में 1309 स्टेशन के पुनर्विकास के लिए
जो देश भर में टोटल 1309 स्टेशंस हैं उनके पुनर्विकास के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो 6 अगस्त 2023 को नरेंद्र मोदी जी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के रूप में 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। कब? 6 अगस्त 2023 को। और इन रेलवे स्टेशनों का वितरण मतलब ये है, बस आप लोग अपने अपने एरिया का देख लीजिए। जैसे यूपी में 55 है, ठीक है, बिहार वाले देख लें 49 है, तो अपने अपने एरिया का आप देख लो, क्योंकि इतना सारा तो याद नहीं रहने वाला है। कोई कितना भी बड़ा पढ़ने वाला होगा सबको याद नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो अपने अपने एरिया का देख लीजिए कि आप लोग किस में कितना है। यूपी का 55 है, बिहार का 49 है, इस तरीके से है। ठीक है, और इन 508 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास पैसे से कोई मतलब ही नहीं है। बस ये याद रखो आप लोग कि ये योजना किससे संबंधित है, तो रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास से संबंधित है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार बनाइए और देख लीजिए। तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 ये रिपोर्ट जारी की गई। ये जो है ये सूचकांक, ये इंडेक्स कौन जारी करता है? यूएनडीपी। तो यूएनडीपी द्वारा क्या किया गया, जो मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक है, ठीक है, उसमें इस शीर्षक से बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई को क्या किया गया? एक मिनट आगे चलते हैं। एमपीआई को 2010 से ही ये शामिल किया गया। ठीक है, और एक मिनट, तो इसमें अगर देखा जाए कि ये जो है यह विश्व में सबसे व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला क्या है? गैर मुद्रीय गरीबी सूचकांक है, नॉन मॉनेटरी गरीबी सूचकांक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कितने आयाम को शामिल किया गया? 3 आयाम को शामिल किया गया। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका क्या है? हेल्थ को लिया गया है, स्वास्थ्य, सेकंड किसको लिया गया है? शिक्षा, एजुकेशन को लिया गया है, और थर्ड जो लिया गया है इसमें आयाम जो लिया गया है वो है लिविंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि रहन सहन का स्तर। रहन सहन का स्तर को इसमें 3 आयाम को शामिल किया गया है, हेल्थ, एजुकेशन, रहन सहन का स्तर। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? इसी के आधार पर जो एमपीआई है उसी का मापन किया जाता है। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो इसका उद्देश्य क्या है? ये क्यों मतलब बार बार इंडेक्स को जारी किया जाता है? तो इसमें भारत की स्थिति में इसका उद्देश्य कि भारत की स्थिति जो है उसमें क्या किया जाए? सुधार किया जाए। और इस सूचकांक के कार्यान्वयन के लिए जो नोडल मंत्रालय है वो कौन है? नीति आयोग है। ये भी आपको ध्यान रखना है, स्टार बनाना है। ठीक है, इसके कार्यान्वयन के लिए जो नोडल मंत्रालय है वो है नीति आयोग। ठीक है, और ये जो 3 आयाम है जो अभी मैंने डिस्कस किया उसको 12 संकेतक के आधार पर इसको किया जाता है। ठीक है, तो उतना तो आपको सिंपल में बता दिया गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा जो नोडल मंत्रालय नीति आयोग है, तो नीति आयोग द्वारा जो एमपीआई यानी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा नामक रिपोर्ट जारी की गई। कौन जारी किया? नीति आयोग। ठीक है, और ये इसका कौन सा संस्करण था इस बार? सेकंड था। ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी पॉइंट। ठीक है, और ये फर्स्ट संस्करण 2021 में लॉन्च किया गया था। ठीक, और ये जो रिपोर्ट अभी मतलब लॉन्च की गई थी ये जो नवीनतम रिपोर्ट है वो नेशनल मतलब कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 आधार। इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस आप ये ध्यान रखिए और ये ध्यान रखिए। ठीक है, और इस रिपोर्ट में जो हमारा स्टेट है, यूटी है, और जो जिला स्तर पर क्या है इनकी बहुआयामी गरीबी स्थिति का क्या किया गया? विश्लेषण किया गया है। ठीक, और चलते हैं। तो क्या हुआ है कि इसमें ये बताया गया है, जैसे कि ये कुछ जो पॉइंट मैंने यहाँ पे दिए हैं ये इसलिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको मेंस के एग्जाम में कुछ फैक्ट आपको याद रखने होंगे, डेटा याद रखने होंगे, जो कि आपको वहाँ लिखने में, आंसर राइटिंग में काम आएंगे। तो जैसे क्या है कि 2015-16 से वर्ष 2019 के बीच, 15-16 से 19-20 के बीच क्या हुआ है? 13.5 करोड़ लोग जो हुए हैं वो क्या है? गरीबी से, ये एमपीआई से क्या हुए हैं? मुक्त हुए हैं, बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए। कितने? 13.5 करोड़ लोग। ठीक है, और इसमें मुक्त हुए लोगों में टॉप जो 3 स्टेट्स हैं, टॉप 3 स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? यूपी, बिहार और एमपी। यूपी, बिहार, एमपी। ठीक है, और देखा जाए तो
ये 3 स्टेट आपको टॉप याद रखने हैं। 2015-16 में भारत में जो बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की संख्या थी वो कितनी थी? उस टाइम 24.85% थी, जो 19 से 21 में घट करके कितनी हो गई है? 14.96% हो गई है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, देख लेते हैं हम। अगर देखें कि हमें क्या देखना है कि ये जो है बहुत ज़्यादा नहीं, बस आगे चलते हैं यहाँ पे 1 मिनट। देखिए ये क्या कह रहा है कि सबसे ज़्यादा बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष राज्य। अभी हम लोगों ने देखा कि जो मुक्त हुए हैं उसमें टॉप कौन था? यूपी, बिहार, एमपी। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? वो है फर्स्ट बिहार, झारखंड, मेघालय। उत्तर प्रदेश वाले भी जान लो, उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है? 4th पे है। ठीक है, जो कि सब बहुआयामी गरीबी वाले टॉप हैं बिहार, झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, केरल सबसे कम, केरल जो है ये भी फैक्ट याद रखना, केरल सबसे कम बहुआयामी गरीब जनसंख्या वाला राज्य है। वहीं यूटीज़ में देखें तो यूटीज़ में जो है वो दादरा एवं नगर हवेली, दमन दीव में जनसंख्या बहुआयामी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, वहीं पुदुचेरी में जो है सबसे कम है। ठीक है, और देखें कि बहुआयामी गरीब लोगों की संख्या में सबसे तेज कमी कहाँ दर्ज की गई है? तो यूपी, बिहार, एमपी, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था वो है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि जो 2015-16 से 19 से 21 के बीच बहुआयामी गरीब जनसंख्या में कमी जो दर्ज हुई है उसमें बिहार, एमपी, यूपी, ओडिशा, राजस्थान, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। आगे चलते हैं। अब देखिए बिहार वाले देख लें इसको, कि जिसको बिहार का एग्ज़ाम देना है, बिहार में सबसे ज़्यादा और न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले 5 जो हैं 5 जिले, जैसे देखिए सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले जिले बिहार का अररिया है, पूर्णिया है, सुपौल है। ये 3 आप लोग ध्यान रखिए कि सबसे ज़्यादा जो बहुआयामी गरीबी वाले ज़िले हैं बिहार के वो है अररिया, पूर्णिया और सुपौल। और वहीं पे जो न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले ज़िले हैं बिहार के वो है सिवान, मुंगेर और रोहतास। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। वहीं यूपी में देखें, यूपी का एग्ज़ाम जिसको देना है तो यूपी में सर्वाधिक और न्यूनतम देख लेते हैं, तो टॉप 3 ही देखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि माइंड में सारे फैक्ट याद करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले जो 3 जिले हैं, टॉप 3 हैं यूपी के, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर। BSB, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर। वहीं न्यूनतम में देखें तो गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर। ठीक है, ये अपना नोट करते हुए चले ताकि एक बार में क्या हो जाएगा, लास्ट जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो फटाफट रिवाइज हो जाए। 3rd हमारा जो न्यूज़ है वो है वैभव फेलोशिप योजना। अब डायरेक्ट ऐसे पूछा जा सकता है कि ये योजना किससे संबंधित है। ठीक है, तो और कब तो वैभव फेलोशिप योजना जो है ये, पहले तो ये ध्यान रखना कि वैभव का फुल फॉर्म क्या है। वैभव, वैभव, वैभव का फुल फॉर्म क्या है? तो वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। ठीक है, ये किस, अब वैज्ञानिक दिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि विज्ञान से संबंधित है। तो अभी क्या हुआ था, ये शुभारंभ कब किया गया? हमारे यहाँ 28 फरवरी को क्या किया जाता है, क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इसी अवसर पर क्या हुआ है, वैभव फेलोशिप योजना अभी स्टार्ट की गई है। और इसकी योजना अब जब विज्ञान से संबंधित है तो कौन सा मंत्रालय स्टार्ट करेगा? तो जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है वही इस योजना को क्या किया है, शुभारंभ किया है। ठीक है, इसकी शुरुआत केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो है, इसमें जो नोडल एजेंसी है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि ये जो फेलोशिप योजना है ये जो भारतीय मूल के जो उत्कृष्ट वैज्ञानिक हैं, प्रौद्योगिकीविद हैं, उनको दी जाएगी, जो क्या करेंगे, अपने जिस जिस देश से वो संबंधित होंगे, वो जहाँ पे वे जिस जिस देश से में वे संबंधित हैं, जहाँ वो गतिविधि में संलग्न हैं, उनको ये क्या किया जाएगा, ये फेलोशिप दी जाएगी।
और इसका उद्देश्य क्या है कि भारत के जो उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक संस्थान हैं उनके अनुसंधान पारितंत्र में क्या करना है, सुधार करना है। ठीक है, और चयनित वैभव फेलो को पहचाने गए 18 ज्ञान कार्य क्षेत्र में काम करने के लिए इनको आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें कुछ जो क्षेत्र हैं जैसे क्वांटम प्रौद्योगिकी है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग है, कंप्यूटेशनल विज्ञान है, डेटा विज्ञान है, फोटोनिक्स है, एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी है, संचार प्रौद्योगिकी, ऐसे सारे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं माहिर। माहिर का इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। माहिर का फुल फॉर्म क्या है, मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो क्या हुआ, अभी जून 2023 में ये जो माहिर है इसमें एक राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया गया जून में, और इसका शुभारंभ जो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इन्हीं के द्वारा संयुक्त रूप से इसको स्टार्ट किया गया है। माहिर का शुभारंभ किसके द्वारा, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इन्हीं के द्वारा इसको संयुक्त रूप से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और ये योजना जो है 5 वर्ष के लिए भी स्टार्ट की गई है, 2023-24 से लेकर के 27-28 तक के लिए। और इसका उद्देश्य क्या, उद्देश्य आपको ध्यान रखना है कि भारत को उन्नत विद्युत प्रौद्योगिकी हेतु क्या करना है, एक विनिर्माण केंद्र बनाना है। और एक मिनट, और इसकी जो संरचना होगी वो द्विस्तरीय होगी। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लीजिए, शीर्ष समिति, ठीक है, एक शीर्ष समिति, और दूसरा क्या होगी, तकनीकी कार्य क्षेत्र समिति। बस माहिर का फुल फॉर्म किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, किससे संबंधित है, बस इतना आपको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को कौन जारी करता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है उसको भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI, इसका फुल फॉर्म आपको जानना जरूरी है, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI के द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक हर वर्ष जारी किया जाता है। और इसका फर्स्ट संस्करण जो था 2019 में स्टार्ट किया गया था। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है 7 जून को मनाया जाता है, उसी के अवसर पर स्टार्ट किया जाता है। मतलब ये इंडेक्स जो है हर साल 7 जून को ये FSSAI के द्वारा जारी किया जाता है, और फर्स्ट टाइम 2019 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसमें इसका उद्देश्य क्या है, तो वही खाद्य सुरक्षा के जो मानदंड तय किए गए हैं उसमें इनका जो राज्य हैं, यूटीज़ हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश, उनका प्रदर्शन कैसा है उसको क्या करना है, मापना है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, 7 जून को जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी ने, इन्होंने ही क्या किया है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है। और इस बार इसका जो संस्करण था सूचकांक का वो 5वां है, और फर्स्ट कब किया गया था, 2019 में। ठीक है, तो देखा गया जो टॉप जो रैंकिंग जारी की गई उसमें टॉप जो 5 बड़े राज्य हैं, बड़े राज्य छोटे राज्य, इस हिसाब से इनका किया गया है यूटीज़ का। तो बड़े राज्यों में जो टॉप हैं वो है केरल, फर्स्ट पे है केरल, पंजाब, KPT फर्स्ट पे केरल, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। केरल, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये टॉप 5 हैं बड़े राज्यों में जिसको ये रैंकिंग दी गई है। बड़े राज्यों में बिहार की रैंकिंग देखें, जैसे बिहार का एग्जाम देना तो वो ध्यान रख सकते हैं कि बिहार की रैंकिंग जो है वो 19वां है, और उत्तर प्रदेश की रैंकिंग इसमें 5th रैंक पर है। ठीक है, वहीं छोटे राज्यों में देखें तो गोवा टॉप पर है और मणिपुर 2nd नंबर पर है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, छोटे राज्य की श्रेणी में मिजोरम जो है वो अंतिम में है। ठीक, और यूटीज़ में देखें टॉप पर जम्मू, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू, दिल्ली, चंडीगढ़। ठीक है, और लक्षद्वीप वहीं पर क्या है, अंतिम स्थान पर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0। ठीक है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, मतलब ये क्या है निष्पादन, अब नाम से ही पता चला, ग्रेडिंग देना। ठीक है, ग्रेड देना, यानी कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने क्या किया है, स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव को प्रेरित करने के उद्देश्य निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक को डिज़ाइन किया है, और ये सर्वप्रथम 2019 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है।
इसमें क्या किया गया है, इस बार जो किया गया 2.0 जो रैंकिंग जारी की गई है, इसके तहत जो राज्य और यूटीज़ हैं उनको रैंकिंग के बजाय क्या दी गई, पहले रैंकिंग दी जाती थी बट अब क्या दिया जा रहा है, ग्रेडिंग दी जा रही है। ठीक है, और इसमें जो राज्य और यूटीज़ हैं उनको 10 ग्रेड में बांटा गया है। उच्चतम ग्रेड क्या दिया गया, दक्ष दिया गया है, जो कुल 1000 अंक से 940 से अधिक मतलब 1000 अंक में 940 प्लस जो पा रहे हैं उनको दक्ष की कैटेगरी में रखा गया है। और न्यूनतम ग्रेड में आकांक्षी 3 के नाम से है, जिसमें 460 अंक तक जो प्राप्त कर रहे हैं उनको दर्जा दिया गया है। ठीक है, अगर देखा जाए, लेकिन ये जो दक्ष कैटेगरी में बताया गया है कि दक्ष 940 प्लस जो अंक हैं, इस दक्ष कैटेगरी में कोई भी राज्य यूटी शामिल नहीं है, कोई भी शामिल नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको भी कई कैटेगरी में बांटा गया है, दक्ष है, उत्कर्ष है, अति उत्तम है, उत्तम है, प्रचेष्ट मतलब एकदम से, यहाँ मैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर PDF तो मैं ग्रुप में भेज दूंगी, जिसका डिस्क्रिप्शन आप लोग को लिंक जो होगा चैनल का और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चैनल के, आप वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, तो मेन आपको खाली जैसे दक्ष की कैटेगरी में किसी को नहीं शामिल किया गया, उत्कर्ष में भी, अति उत्तम में भी, उत्तम में भी कोई शामिल नहीं है। लेकिन प्रचेष्ट जो है, जो कि प्रचेष्ट 1 प्रचेष्ट 2 में, प्रचेष्ट 1 में भी कोई शामिल नहीं, प्रचेष्ट 2 में चंडीगढ़ पंजाब है। ठीक है, प्रचेष्ट 3 में गुजरात केरल महाराष्ट्र हैं। आकांक्षी वाला देख सकते हैं, बाकी यूपी का आप लोग देख लीजिए, बिहार का देख लीजिए, जो जिस स्टेट से बिलोंग करता है, जिसको जिस स्टेट का एग्ज़ाम देना है वो अपना देख ले कि किस कैटेगरी में उसका राज्य को दर्जा दिया गया है। तो आकांक्षी 1 में जैसे अंडमान निकोबार है, आंध्रा है, छत्तीसगढ़ है, दादरा है, गोवा है, हरियाणा है, हिमाचल, कर्नाटका, लक्षद्वीप, एमपी वाले एग्जाम दे तो आकांक्षी 1 की श्रेणी में ये ध्यान रखें। राजस्थान वाले आकांक्षी 1 है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। वहीं यूपी का ध्यान रखना, यूपी बिहार ये सब किस में है, आकांक्षी 2 की श्रेणी में है। तो यह जो ग्रेडिंग दी गई है यूपी बिहार, ठीक है, जम्मू, ये सब आकांक्षी 2 में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं PDF शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2023। बहुत ज़्यादा बोलना पड़ा, मुझे नहीं लग रहा कि आज ये 34 पेजेस नेशनल न्यूज़ कवर हो पाएंगे, तो मैं कोशिश करूँगी हाफ आज ख़त्म हो जाए और हाफ सेकेंड पार्ट में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए। चलिए, NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2023, इसमें क्या है कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है उन्हीं के अंतर्गत ये NIRF स्टार्ट किया गया था। जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये जो NIRF है, NIRF का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसकी शुरुआत जो है 29 सितंबर 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। ये है क्या, ये जो उच्च शिक्षा संस्थान है उनको रैंकिंग प्रदान करने के लिए ये स्टार्ट किया गया था, और इसका फर्स्ट संस्करण जो है 2016 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इतना तो, और इस बार जो इसका संस्करण है वो 8वां संस्करण है, और 5 श्रेणी के अंतर्गत इसमें जो उच्च शिक्षा संस्थान है उनको रैंकिंग दी गई है। ठीक है, वो 5 कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़। ठीक है, तो ओवरऑल की कैटेगरी में, ओवरऑल वाला तो एक बार पूछा भी एग्जाम में, ओवरऑल की कैटेगरी में, कॉलेज की श्रेणी में, विश्वविद्यालय की श्रेणी में, अनुसंधान संस्थान में, नवाचार, ये 5 आधार पर रैंकिंग दी गई। कौन कौन सा है, समग्र यानी ओवरऑल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड इनोवेशन। साथ ही कुल 8 विभिन्न विषयों में भी संस्थाओं को रैंकिंग दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। विषय छोड़िए, आगे चलते हैं। तो इसमें ये रखा गया, और हाँ, इस बार जो बदलाव किए गए हैं, ठीक है, कुछ बदलाव किए गए। क्या बदलाव किए गए ये भी आपको ध्यान रखना है कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र नामक एक नए विषय को इसमें शामिल किया गया। पहले नहीं था, लेकिन इससे संबंधित जैसे अभी 8 विषय है बताया गया, तो इसमें 3 को क्या किया गया, बदलाव किए गए। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में एक नए विषय को शामिल किया गया, और नवाचार श्रेणी में रैंकिंग प्रथम बार जारी की। पहले इसमें नहीं जारी की जाती थी, पहली बार इसमें रैंकिंग जारी की गई है। और इसमें विस्तार किसमें किया गया, वास्तुकला नामक विषय के दायरे में क्या किया गया, विस्तार किए गए। 3 आपको अच्छे से ध्यान रखना। अब चलते हैं, देख लेते हैं जो 5 कैटेगरी थी। तो उसमें फर्स्ट कैटेगरी में ओवरऑल श्रेणी में, समग्र श्रेणी में लगातार 5वें साल में जो है IIT मद्रास को फर्स्ट रैंकिंग दी गई है। IIT मद्रास को फर्स्ट रैंकिंग दी गई है लगातार 5वें वर्ष। ठीक है, वहीं सेकेंड में देखें, जो टॉप सेकेंड है मतलब ये जो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, फिर वहीं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, IIT बॉम्बे, मुंबई। वैसे 1-2 याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। और वहीं यूपी की रैंकिंग देखें ओवरऑल में तो 10वें स्थान पर है, और 10वें में यूपी का केवल
शीर्ष 10 में यूपी का केवल एक स्थान है जिसको 5वां स्थान दिया गया है, वो है IIT कानपुर। ठीक है, समग्र श्रेणी में बिहार को देखें तो IIT पटना को 66वीं यानी 66 रैंकिंग दी गई है। वहीं जो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है उसको विश्वविद्यालय श्रेणी में देखें, यूनिवर्सिटी की श्रेणी में देखें तो वहाँ पे जो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक का है उसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, वहीं विश्वविद्यालय श्रेणी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर बिहार को रैंक बॉन्ड में स्थान प्राप्त। कॉलेज श्रेणी में टॉप पर किसको दिया गया है? मिरांडा हाउस दिल्ली को। अनुसंधान श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को टॉप रैंकिंग दी गई है। ठीक है, वहीं देखते हैं इनोवेशन श्रेणी में, नवाचार श्रेणी में IIT कानपुर में जिसमें फर्स्ट टाइम रैंकिंग दी गई, जिसमें IIT कानपुर टॉप पर है। वहीं इंजीनियरिंग विषय में शीर्ष स्थान IIT मद्रास को दिया गया है। प्रबंधन विषय में मैनेजमेंट श्रेणी में किसको दिया गया है? IIM अहमदाबाद को दिया है। फार्मेसी विषय में किसको दिया गया है? राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा अनुसंधान संस्थान को दिया गया है। चिकित्सा क्षेत्र में शीर्ष स्थान किसको दिया गया? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली को दिया गया है। वहीं दंत चिकित्सा में टॉप कौन है? सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई तमिलनाडु का है। वहीं विधि विषय में शीर्ष किसको दिया गया है? नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया। मतलब जो इंपॉर्टेंट है वही आपको फैक्ट, ये सब तो इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन फिर मैं बता दे रही हूँ, बाई चांस कुछ भी पूछ सकता है, कोई उसमें आयोग का नहीं पता कौन सा क्वेश्चन क्या दे रहे हो। ठीक है, लेकिन चलिए, वास्तुकला नियोजन विषय में शीर्ष स्थान IIT रुड़की का। बहुत टफ नहीं है, सामने आएगा तो आपको पता चल जाएगा, बस आपको ध्यान रखना है। कृषि और संबंध क्षेत्र में विषय में शीर्ष स्थान जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली को दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नए संसद भवन का उद्घाटन अभी किया गया, सबको पता है, बहुत ही चर्चा में था। तो इसमें कुछ पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने हैं। जैसे इसको थोड़ा सा पढ़ दे रहे हैं, कहीं इसके हिस्ट्री से संबंधित है, हमारे पूछा जा सकता है। देखिए क्या कह रहा है, कॉलोनियल एरा यानी औपनिवेशिक युग के दौरान जो अग्रणी ब्रिटिश वास्तुविद थे एडविन लुटियंस, ठीक है, क्या नाम था उनका? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। इन्होंने क्या किया था? सेंट्रल विस्टा परिसर की परिकल्पना की थी, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने की थी, जिसका उद्घाटन 1931 में किया गया था। और इसमें जो राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है, नॉर्थ एवं साउथ ब्लॉक अभिलेख कार्यालय के साथ साथ इंडिया गेट स्मारक और राजपथ के दोनों और नागरिक उद्यान क्या थे, वो भी शामिल थे। ठीक है, और भारत की लोकतांत्रिक भावना का प्रतीक संसद भवन सेंट्रल विस्टा के केंद्र में क्या है? अवस्थित है। ठीक, अभी क्या हुआ, नया संसद भवन का उद्घाटन किया गया, 28 मई 2023 को किया गया। और इसी अवसर पर जब उद्घाटन किया गया तो 75 रुपये का सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। कितने रुपए का सिक्का? 75 रुपये का। ठीक, और इसमें क्या किया गया? अच्छा ये बताइए 75 रुपये का सिक्का क्यों जारी किया गया? क्योंकि हमारी स्वतंत्रता के 75 साल क्या हो गए थे, मतलब हम लोग इस बार अमृत महोत्सव मनाए हैं ना, अमृत महोत्सव मनाए हैं, तो इसी अमृत महोत्सव के अवसर पर क्या किया गया? ये किया गया है। और इसमें नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर लोकसभा कक्ष में स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में क्या रखा गया है? सेंगोल स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया? सेंगोल क्या है अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और नए संसद भवन की डिज़ाइन जो है अहमदाबाद स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म है, उसका क्या नाम है? HCP प्लानिंग एंड मैनेजमेंट लिमिटेड ने तैयार की है। ठीक है, और ये जो संसद भवन है ये किस आकार में? त्रिभुजाकार में बना है, जिसमें 4 मंजिला है। और जो है इस भवन के 3 मुख्य प्रवेश द्वार हैं। क्या क्या कौन कौन से 3 द्वार हैं? एक है ज्ञान द्वार, दूसरा है शक्ति द्वार एंड थर्ड क्या है? ऊर्जा द्वार, कर्म द्वार। फर्स्ट में ज्ञान द्वार, सेकंड में शक्ति द्वार एंड थर्ड में कर्म द्वार है। और नए संसद भवन में लोकसभा सदस्य हेतु कुल 888 सीटों की क्षमता के अतिरिक्त राज्यसभा में 384, मतलब इसमें जो कितनी क्षमता हो सकती है, कितनी सीट है? 888। वहीं राज्यसभा में देखें तो 384। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे जो बताने जा रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें लोकसभा का जो आंतरिक हिस्सा है वो किस पर आधारित है? जो हमारा नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उस पर आधारित है। वहीं राज्यसभा का जो आंतरिक हिस्सा है वो हमारा जो नेशनल फ्लावर है कमल, उस पर है। राज्यसभा कमल और लोकसभा जो है वो मोर पर आधारित है। और नए संसद भवन के प्रांगण में जो हमारा नेशनल ट्री है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, वो स्थित है। अब सेंगोल के बारे में देख लेते हैं हम। तो जो सेंगोल है इसकी स्थापना की बात 14 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की जो पूर्व संध्या थी उस पर एक पवित्र सेंगोल का निर्माण किया गया था। और ये जो सेंगोल है इसको एक तमिल अधीनम यानी कि धार्मिक मठ के द्वारा
पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था, जो अंग्रेजों से भारत को सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। ये जो दिया गया तो क्या था, अंग्रेजों से जो भारत अंग्रेजों से भारत को सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था। और ये सेंगोल की लंबाई 5 फीट थी, उस पर सोने की परत चढ़ाई गई थी। और इसमें जो सेंगोल को इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया था। अभी क्या हुआ है, नरेंद्र मोदी जी ने जब उद्घाटन किया संसद का, नए संसद भवन का, तो उस सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप ही स्थापित किया है। ठीक है, और देख लेते हैं, सेंगोल के शीर्ष पर भगवान शिव के पवित्र बैल नंदी को नक्काशी के माध्यम से दिखाया गया है। कौन सा है वहाँ पे, पवित्र बैल नंदी। और तमिलनाडु में चोल राजाओं के शासनकाल के दौरान जो हाइप्रिड्स थे, जो याजक थे, उन्हीं के माध्यम से सेंगोल को एक राजा से दूसरे राजा को क्या दिया जाता था, सौंप दिया जाता था। और सेंगोल की स्वीकृति उत्तरदायित्व के साथ शासन के अधिकार को प्रदर्शित करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा उड़ान, जो कि उड़ान 5.1 नाम से स्टार्ट की गई है। तो पहली जो इसकी आई थी, उड़ान जो आई थी वो 2016 में आई थी। ठीक है, जो कि ये किसने घोषणा की थी, राष्ट्रीय नागर विमानन नीति की घोषणा की गई थी केंद्र सरकार द्वारा पहली बार। और ये राष्ट्रीय नागर विमानन नीति का सबसे महत्वपूर्ण घटक उड़ान योजना है। उड़ान का पूरा नाम जानना है कि उड़े देश का आम नागरिक। 2016 अक्टूबर में ये स्टार्ट हुआ था। 2017 में उड़ान योजना के अंतर्गत पहली उड़ान जो है शिमला से दिल्ली के बीच स्टार्ट की गई थी। और अब तक इसके 4 चरण स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, 5वां इस बार किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, सिंपल है कि देश के जो दूर दराज इलाके हैं उनकी कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है, और जो अंतिम स्थल है उसको हवाई संपर्क का लक्ष्य हासिल करना है। ठीक, तो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं, कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुआ है, जिसमें आपको ये जानना है कि इस बार जो है 15वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 24 मई निर्धारित थी। ठीक है, और इसमें आपको ये ध्यान रखना है, सब नहीं देखना है, बस थोड़ा बहुत देख लेना है। चलिए देख लेते हैं। 13 मई 2023 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम घोषित किए गए। कब किए गए परिणाम, इससे नहीं मतलब है, बस हमें ये जानना है कि इसमें जो रिजल्ट आया उसमें जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी है उसको हरा करके आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राज्य में बहुमत हासिल किया है। यानी 1985 के बाद से कर्नाटक की जनता ने चुनाव में कभी भी सत्तारूढ़ दल के पक्ष में मतदान नहीं किया है। ठीक है, फिर क्या होता है, 20 मई 2023 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिद्धारमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। कौन लिया है, कर्नाटक के सीएम के रूप में सिद्धारमैया ने लिया, जो आईएनसी के हैं। और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष डी के शिव कुमार उप मुख्यमंत्री बने। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, ये जरूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़, जो है ऑपरेशन समुद्रगुप्त, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टार बनाइए। ऑपरेशन समुद्रगुप्त जो है ये किसके द्वारा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीबी के द्वारा ये स्टार्ट की गई है। किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। ये एनसीबी क्या है, मतलब एनसीबी के द्वारा जो स्टार्ट किया गया ऑपरेशन समुद्रगुप्त, ये है क्या, इसका उद्देश्य भी यह कि जो हिंद महासागर है, हमारा जो इंडियन ओशन है, उस क्षेत्र में जो नशीले पदार्थ हैं उनकी तस्करी को रोक देना है, समाप्त कर देना है, रोकना है। और इसमें भारतीय नौसेना और एनसीबी मिलकर के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों आया, क्यों किया गया, तो अभी क्या हुआ, 13 मई को लगभग 2500 किलोग्राम का, ये ध्यान रखना आपको, जो यहाँ पे लिखा हुआ है मेथमफेटामाइन यहाँ पे जब्त किया गया। और ये एक नशीला पदार्थ है जिसकी अभी क्या है, सबसे बड़ी जब्ती की गई है। और एनसीबी ने यह जब्ती ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत की है। मेथमफेटामाइन जो है एक शक्तिशाली अत्यधिक व्यसनकारी उत्तेजक है, जो तंत्रिका तंत्र को क्या करती है, प्रभावित करती है। और ये मस्तिष्क में एक प्राकृतिक रसायन जो डोपामाइन है, मस्तिष्क में एक प्राकृतिक रसायन है डोपामाइन, उसकी मात्रा को बढ़ा देता है। और डोपामाइन जब बढ़ा देता है तो ये शारीरिक गतिविधि, अभिप्रेरण इत्यादि के लिए उत्तरदायी है। अब थोड़ा ये पॉइंट जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण अर्धचंद्र और स्वर्ण त्रिभुज के रूप में किसे जाना जाता है, तो भारत जो है ये विश्व के 2 सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्र के मध्य स्थित है। भारत 2 सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्र के मध्य स्थित है। ये 2 क्षेत्र कौन से हैं, अगर यहाँ पूरब की साइड देखें,
पूरब की साइड पूर्व में जो है वो किस नाम से संबंधित है? स्वर्ण त्रिभुज। मतलब यहाँ पे 3 इलाके ऐसे हैं जो अफीम उत्पादक क्षेत्र हैं, ठीक है। और वहीं देखें पश्चिम में जो है वो अर्धचंद्र हैं, स्वर्ण अर्धचंद्र हैं। तो स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत पूरब में देखें तो पूरब में ही तो थाईलैंड, म्यांमार, लाओस आते हैं। थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, TML, थाईलैंड, म्यांमार और लाओस है। वहीं अर्धचंद्र पश्चिम में स्वर्ण अर्धचंद्र जो है उसके अंतर्गत भी क्या है? 3 आते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान आते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान आते हैं। ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। और पूरब में देखें तो कौन कौन से आते हैं? थाईलैंड, म्यांमार एंड लाओस आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फटाफट देख लेते हैं। पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? चंडीगढ़ प्रशासन और जो इंडियन एयरफोर्स है उनकी संयुक्त परियोजना के माध्यम से हुई है ये, ठीक है। तो ये जो है रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने भारत का पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। और बस कहाँ किया, ये ध्यान रखिए, चंडीगढ़ में किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है कि भारतीय वायुसेना के गौरवशाली इतिहास को लोगों तक पहुँचाना है। बाकी कुछ खास नहीं है, चलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं। मणिपुर हिंसा। मणिपुर जो है 3 राज्य जैसे कि नागालैंड, असम, मिजोरम के साथ अपना क्या है, बॉर्डर टच करता है। मणिपुर कौन कौन से 3 राज्य, ये जियोग्राफी में मैपिंग के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जो न्यूज़ में रहता है स्टेट या फिर कंट्री, वो सारे क्या हैं, कहीं ना कहीं आपके मैपिंग में पूछ लेते हैं। तो मणिपुर जो है वो 3 स्टेट से अपना बॉर्डर टच करता है, कि नागालैंड, ठीक है, असम एंड मिजोरम, ठीक है। इसके अतिरिक्त म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा मणिपुर जो है वो म्यांमार के साथ साझा करता है। मणिपुर में टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 16 जिले हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं, एक मिनट। और यहाँ पे निवास करने वाले कुछ जातीय समूह हैं, जैसे मैतेई, पूछा जा सकता है मैतेई कहाँ का है। मैतेई है, नगा है, कुकी चिन है, ये सब यहाँ पे शामिल हैं। मैतेई समुदाय घाटी जिलों में, नगा और कुकी चिन जनजातीय पहाड़ी जिलों में निवास करती है। अभी क्या हुआ, मणिपुर हाई कोर्ट द्वारा गैर जनजातीय मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति ST का क्या हुआ, मणिपुर हाई कोर्ट के द्वारा जो मैतेई समुदाय है इसको किसका दर्जा, ST दर्जा प्रदान करने के लिए इस पे राज्य सरकार को निर्देश दिया है, भैया इस पे विचार करो कि इनको ये ST का दर्जा दिया जाए। और मैतेई वर्तमान में जो है ये मैतेई समुदाय को OBC या SC की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ये अभी क्या है, OBC और SC की कैटेगरी में है, लेकिन ये क्या चाह रही है कि भैया हमको क्या है, ST की कैटेगरी में डाल दिया जाए, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ST का दर्जा मांग कर रहा है करने के लिए कि मुझे इसमें शामिल कर दिया जाए। तो अभी क्या हुआ है कि यहाँ पे उच्च न्यायालय के इस निर्देश के विरुद्ध जो अखिल जनजातीय छात्र संघ मणिपुर है, इसके द्वारा जनजातीय एकजुटता रैली का आयोजन किया गया, जिसके कारण मणिपुर में हिंसा भड़क उठी, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए कि 1949 में भारत संघ में मणिपुर के विलय के पहले मैतेई को जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त थी, लेकिन संविधान आदेश 1950 का मसौदा तैयार होने के बाद उसको ST का दर्जा क्या हुआ, छीन लिया गया और उसको OBC और SC में डाल दिया गया, ठीक है। तो ये जो मणिपुर हिंसा अभी हुई है, जो कि काफ़ी चर्चा में थी, तो उसकी जांच के लिए यहाँ पे एक आयोग गठित हुआ, ठीक है। तो ये आयोग जो गठित हुआ वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा, ये ध्यान रखना है, अजय लांबा इस आयोग की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसमें 2 अन्य सदस्य शामिल हैं, तो ये तो शायद सदस्य ना पूछे, लेकिन अजय लांबा आपको ध्यान रखना है। तो एक है हिमांशु शेखर, और मतलब जो पूर्व IAS अधिकारी हैं, और सेकेंड है पूर्व IPS अधिकारी आलोक प्रभाकर। तो मैतेई को ST का दर्जा विरोध में लोगों का तर्क है कि मैतेई शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या है, अग्रणी है। जो विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं ये भैया इन तीनों क्षेत्र में अग्रणी है, तो फिर क्यों ST का दर्जा इनको चाहिए, ठीक है। तो ST का दर्जा के मतलब वो लोग जो चाह रहे हैं मैतेई समुदाय, उसमें क्या होगा
वो उनको और भी लाभ मिलने लगे हैं। जैसे इन्हें ये क्या कह रहा है कि एसटी का दर्जा दिए जाने पर जो वर्तमान में एसटी का दर्जा प्राप्त समुदाय है उनको आरक्षण और अन्य लाभ प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। साथ ही एसटी का दर्जा प्राप्त करने पर मैतेई समुदाय पहाड़ी जिलों में भी भूमि क्रय कर सकता है और इससे जो वर्तमान जनजातीय समूह है अपने क्षेत्र की भूमि से वंचित हो जाएंगे। तो ये लोग जो विरोध कर रहे हैं उसमें ये चीज़ कही जा रही है। ठीक है, ठीक। अब ये तो हो गया हिंसा की जांच के लिए अजय लांबा की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया। अब मणिपुर में शांति समिति का गठन किया गया है। शांति समिति के गठन में कौन अध्यक्षता कर रहा है उस समिति की? तो उनका नाम है अनुसुईया उइके इस समिति की क्या करेंगी? अध्यक्षता करेंगी। ठीक है, तो यह और इसमें अन्य सदस्य में मणिपुर के सीएम हैं एन वीरेन सिंह, राज्य सरकार के कुछ मंत्री हैं, सांसद, विधायक, ये सारे लोग हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष सर्वेक्षण, ये देख लेते हैं क्या। राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष सर्वेक्षण 2021-22 जारी किया गया। तो इसको कौन जारी किया गया है? तो जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा संचालित एक क्या है? संयुक्त प्रयास है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो भारत में निर्माण फर्म्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं, उनके नवाचार प्रदर्शन का क्या करना है? मूल्यांकन करना है। ठीक, कुछ खास नहीं है इसमें, रुकिए मैं बता रही हूँ। हाँ, इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष सर्वेक्षण जारी किया गया है, ठीक है, इसमें टॉप कौन है? तो टॉप जो है वो कर्नाटका है, सेकंड पे तेलंगाना है, थर्ड पे तमिलनाडु है और अपने उत्तर प्रदेश की रैंकिंग ध्यान रखनी 8वें पे है। और उत्तर प्रदेश को विनिर्माण क्षेत्र में 8वीं रैंकिंग दी गई है। टॉप पर कर्नाटक, सेकंड पे तेलंगाना, थर्ड पे तमिलनाडु। पहाड़ी राज्य की श्रेणी में टॉप पर कौन है? उत्तराखंड है। ठीक है, और वहीं जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं जिसमें असम को छोड़ दिया जाए तो वो सारे अंतिम स्थान पर हैं। यूटी में और शहरी राज्य की श्रेणी में दादरा जो है वो टॉप पर है और जम्मू कश्मीर क्या है? वहीं अंतिम में है। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में जल निकाय की प्रथम गणना हुई। तो ये भी ध्यान रखना है कि इसमें क्या कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं कि विश्व की लगभग 18% जनसंख्या क्या है? वो निवासित है और वैश्विक जल संसाधन का मात्र 4% ही भारत में विद्यमान है। अभी क्या किया गया? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने संपूर्ण देश में पहली बार जल निकाय की गणना संचालित की। ठीक है, और जिसमें बताया गया कि जो प्राकृतिक और मानव निर्मित जल निकाय जैसे कि पौंड, टैंक, झील आदि के साथ साथ जल निकाय पर अतिक्रमण से जुड़े आंकड़े भी शामिल हैं। तो ये जल निकाय की पहली गणना है जो कि अप्रैल 2023 में इसको क्या की गई? रिपोर्ट जारी की गई। और किसने की रिपोर्ट जारी? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने की। और इसमें क्या बताया गया? इसमें कुछ आंकड़े हैं जो बताना है। देखिए, ये कह रहा है जल निकाय की संख्या के मामले में शीर्ष जो 5 राज्य हैं वो पश्चिम बंगाल, कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, असम। जल निकाय की संख्या के मामले में, ठीक है, जो टॉप 5 हैं वो है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड आसाम है। ठीक है, ओडिशा एंड आसाम है। वहीं अगर देखा जाए कि जल निकाय की संख्या में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, शहरी क्षेत्र में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, असम, इस तरीके से हैं। ठीक है, कुल जल निकाय में 78% मानव निर्मित, 22% प्राकृतिक जल निकाय है। आगे चलते हैं हम लोग। और जल बजट तैयार करने वाला पहला फर्स्ट स्टेट कौन सा है? वो है केरल। जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल है। ये आपको खाली ध्यान रखना है, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। ये देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 ये कहाँ संपन्न हुआ? न्यूयॉर्क, अमेरिका में संपन्न हुआ। और इस सम्मेलन की सह मेजबानी ताजिकिस्तान और नीदरलैंड द्वारा की गई। ये भी ध्यान रखिएगा, ताजिकिस्तान, नीदरलैंड के द्वारा। ठीक है, और वर्ष 1977 में आयोजित जल सम्मेलन के बाद यह पूर्णतः जल हेतु समर्पित द्वितीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023। अभी क्या हुआ है कि भारत सरकार के सहयोग से हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में 4 चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किए जाएंगे। 4 चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किए जाएंगे। वो 4 कौन कौन से, कहाँ कहाँ पर होगा? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश,
उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। हिमाचल, मध्य, उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये 4 चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अभी क्या हुआ है कि राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। ठीक, और इसमें चिकित्सा उपकरण के वैश्विक बाजार में अगले 25 साल में 10 से 12% की हिस्सेदारी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। कितना? 10 से 12% की हिस्सेदारी। ठीक, और क्या किया गया कि 2030 तक हम क्या करेंगे, चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में वर्तमान के जो 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर है उससे 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की वृद्धि का लक्ष्य भी क्या किया गया, निर्धारित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम, ये देख लेते हैं। अभी क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले का, जम्मू कश्मीर के एक जिला है उसका नाम है बांदीपोरा। बांदीपोरा जिले का एक गांव है जिसका नाम है अरगम गांव। क्या नाम है? अरगम गांव। इसी को भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम बन जाएगा, ये बताया गया है। ठीक है, और यहाँ और देख लेते हैं कि हे ऑन वे विश्व का पहला पुस्तक नगर है। हे ऑन वे विश्व का पहला पुस्तक नगर है जो कि कहाँ, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। ठीक, आगे देखते हैं। और वहीं भिलार गांव जो है महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है, उसको देश का पहला पुस्तक ग्राम के रूप में मान्यता दी गई थी, पहले दी गई थी। ठीक है, और झारखंड का जामताड़ा जिला है, वो तो गांव है लेकिन जिला में पूछे तो जामताड़ा ये कहाँ का है, झारखंड का है। ये हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना था। जबकि अभी दिसंबर 2022 में केरल के धर्मदम को भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया। तो सारे टर्म एक जगह नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग मैच करते हैं लेकिन सारे अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी दिनों तक चर्चा में था न्यूज़। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, ये जो है अरावली पर्वत की बात करें तो ये 4 राज्य यूटी में क्या है, फैला हुआ है। जैसे कि दिल्ली देख लीजिए, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है। और ये भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। ठीक, और ये कैसी पर्वत है, अरावली? अवशिष्ट पर्वत है। कैसी है? अवशिष्ट है। ठीक, तो ये जो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला को अपक्षय, अपरदन, मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण से बचाने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई है। तो अभी जो हमारे पर्यावरण वन जलवायु मंत्री हैं उन्होंने ही, भूपेंद्र यादव ने इस परियोजना का शुभारंभ किया है। और क्या किया है, 21 मार्च क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। इसी के अवसर पर इस योजना का शुभारंभ किया गया। वो भी कहाँ से किया गया, हरियाणा का एक गांव है टिकली गांव से, वहां से इस योजना का शुभारंभ किया गया है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास का जो 5 किलोमीटर के क्षेत्र हैं उनके जो बफर क्षेत्र को हरित बनाना है। ये ध्यान रखना, कितने एरिया कवर करना, 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र को। ठीक है, आगे चलते हैं। इस परियोजना में हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली शामिल है, जहां लगभग 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर प्रदेश खाद्य संस्करण उद्योग नीति 2022 से 27। तो अभी क्या है कि खाद्य प्रसंस्करण कृषि और उद्योग के बीच की एक कड़ी है। ठीक है, और ये उद्योग जो है भारत के बाजार का 32% जो है जीडीपी का, भारत के खाद्य बाजार का 32% और विनिर्माण जीडीपी का 14%, निर्यात का 12% और कुल औद्योगिक निवेश का 6% है। और ये जो उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण है ये तृतीयक स्तर का है, सबको पता है, तीसरे उसमें आएगा, टर्शरी सेक्टर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आगे चलते हैं। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके, ये क्वेश्चन आएगा, पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आया भी था लास्ट टाइम, ठीक है, एग्जाम में। तो चलिए देख लेते हैं। चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निर्धारित मानदंड क्या है, इस तरह है। राष्ट्रीय दल के रूप में अगर मान्यता प्रदान करनी है उसके लिए मानदंड आपको जानने चाहिए। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में यूपीएससी पीसीएस में पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं मानदंड क्या है कि लोकसभा या विधानसभा कि किसी आम चुनाव में जो वो राजनीतिक दल है उसको न्यूनतम
किन्हीं 4 राज्यों में, न्यूनतम किन्हीं 4 राज्य में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मत का न्यूनतम 6%, 4 राज्य में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों के न्यूनतम 6% मत प्राप्त हुए हों और उसने लोकसभा की न्यूनतम कितनी सीटें जीती हों, 4 सीटें जीते हों। ठीक है। सेकंड क्या है मानदंड कि लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस दल ने कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्य से दल के प्रत्याशी क्या हो, निर्वाचित हो। थर्ड क्या है मानदंड, उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्य में राज्य स्तरीय दल के रूप में क्या हो, मान्यता प्राप्त हो। तो उपयुक्त शर्त में से किसी एक शर्त को भी पूरा कर लेता है तो जो भी राजनीतिक दल होगा वो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के योग्य हो जाएगा। तो अभी क्या हुआ है कि जो भारत निर्वाचन आयोग है उसने दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उनके नेतृत्व वाली जो आम आदमी पार्टी है उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान कर दिया गया है और 3 पार्टी से क्या किया गया है, राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया। वो कौन कौन से हैं, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, दूसरा CPI कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और तीसरा NCP राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इनसे राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया है। तो इस तरह अब देखा जाए तो देश में टोटल राष्ट्रीय दल की संख्या टोटल कितनी हो गई है, 6 हो गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा। आम आदमी पार्टी को पंजाब, गोवा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पहले से ही राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो इसको अब क्या हो गया है, कुल 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो गया है। और चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत राज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शामिल है और इनका चुनाव चिन्ह जो है आम आदमी पार्टी का झाड़ू है। जो 6 राष्ट्रीय दल हैं वो कौन कौन से हैं, INC है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, BJP है, भारतीय जनता पार्टी, BSP है, बहुजन समाज पार्टी और CPI है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और नेशनल पीपल्स पार्टी NPP आम आदमी पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो जो हमारी वित्त मंत्री हैं उन्होंने अपने बजट जो भाषण दी थी, बजट भाषण 2022-23 के दौरान ही, इस बार नहीं 22-23 के दौरान ही ये वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की घोषणा की थी। तो ये है क्या, इसके तहत जो छिटपुट जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, सीमित कनेक्टिविटी है और संरचना वाले उत्तरी सीमा के जो सीमावर्ती गांव हैं उनको आच्छादित करने की परिकल्पना की गई थी, जो क्या करते हैं, विकास के लाभ से वंचित रह जाते हैं। 10 अप्रैल 2023 को अमित शाह ने, ये ध्यान रखना है कि अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है, अमित शाह ने लॉन्च किया है। और इस कार्यक्रम को कहाँ से स्टार्ट किया गया, ये पॉइंट भी ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश के एक गांव है जिसका नाम है किबथू, वहाँ से लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी मंजूरी 2022-23 से 25-26 के लिए दी गई है और इसमें 4800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और इस योजना के तहत 4 राज्य को अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और UT जो है लद्दाख के उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गाँवों को समग्र विकास के लिए शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो है वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान ग्राम पंचायत की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा निर्मित किया जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, जो गांव से लोगों का पलायन हो रहा है उसको रोकने में मदद मिलेगी और सीमा की सुरक्षा बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन 2023। अभी क्या हुआ है कि ये 3 जगह क्या किए, निर्वाचन कराए गए हैं। किसके द्वारा, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा 3 राज्यों में किए गए। ठीक है, तो मेघालय के बारे में देख लेते हैं कि अभी 10वीं मेघालय विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति निर्धारित थी 15 मार्च को। ठीक है, और इसमें चुनाव संपन्न। अब ये ध्यान रखना कि राज्य में मतलब मेघालय में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या कितनी, 60 है और मेघालय विधानसभा की 60 सीटों में से 55 सीटें किसके लिए आरक्षित हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, जबकि अनुसूचित के लिए कोई भी सीटें आरक्षित नहीं हैं। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो मेघालय में कोनराड के संगमा नेतृत्व वाली NPP सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके सामने आई है। ठीक है, यानी कि जो कोनराड के संगमा है इन्होंने लगातार 2nd कार्यकाल के रूप में मेघालय के CM के रूप में शपथ लिया है और प्रेस्टोन टाइनसोंग तथा
स्नियाओ मलंग धर ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। ठीक, और थॉमस ए संगमा को क्या किया गया, 11वीं मेघालय विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। आगे चलते हैं, नागालैंड। तो ये 13वीं नागालैंड विधानसभा की समाप्ति निर्धारित थी। ठीक है, और अभी इसमें निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या राज्य में क्या है, 60 है, जिसमें 59 सीटें किसके लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। नागालैंड में 59 निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव संपन्न हुए, जबकि अकुलटो निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कोझेतो किनिमी निर्विरोध विजयी घोषित हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, और इसमें कह रहा है कि पहली बार कोई महिला विधायक के रूप में निर्वाचित हुई है। नागालैंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुई है, और ये किसने प्राप्त किया, हेकानी जखालू हैं, एनडीपीपी की हैं। ठीक, और ये दीमापुर 3rd निर्वाचन क्षेत्र से विजयी घोषित हुई हैं। और देखा जाए तो नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ अपने 5वें कार्यकाल के लिए कौन लिया है, नेफ्यू रियो। ठीक है, और मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया जेलियांग है और यानथुंगो पैटर्न है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और नागालैंड विधानसभा 14वीं नागालैंड विधानसभा का अध्यक्ष शेरिंगेन लोंग कुमेर को चुना गया है। अब आते हैं त्रिपुरा। तो त्रिपुरा का है 12वीं त्रिपुरा विधानसभा चुनाव जो समाप्त हुई है। तो त्रिपुरा में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या 60 है, जिसमें 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 20 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। ठीक है, और इसमें भाजपा नेता मणिक शाह अपने दूसरे कार्यकाल के लिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। ठीक है, और विश्व बंधु सेन त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये जो रिपोर्ट है ये अभी क्या किया गया, इसका जो 3रा संस्करण है वो जारी किया गया है, और इसे दक्ष कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन कॉज, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और TISS प्रयास के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। तो ये जो जस्टिस रिपोर्ट है इसका प्रथम संस्करण 2019 में किया गया था, ये इसका 3rd संस्करण अभी जारी किया गया है, और इसके अंतर्गत भारतीय राज्य को न्याय तक पहुंच मतलब उनकी न्याय तक पहुंच कितनी है उसी क्षमता के अनुसार रैंकिंग दी जाती है। और इस रिपोर्ट में राज्य को 2 श्रेणी में बांटा गया है। वो 2 श्रेणियां कौन सी हैं, एक बड़े एवं मध्यम आकार के राज्य, दूसरा है छोटे राज्य। और इन राज्यों को 102 संकेतक के आधार पर श्रेष्ठ मतलब बेस्ट और मिडिल और वर्स्ट यानी खराब श्रेणी में बांटा गया है। अगर बड़े राज्यों में देखें तो कर्नाटक टॉप पर है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश अंतिम, मतलब कि न्याय तक पहुंच में उत्तर प्रदेश अंतिम स्थान पर, वहीं कर्नाटक जो है वो टॉप पर है। वहीं छोटे राज्य में सिक्किम जो है टॉप पर है और गोवा अंतिम स्थान पर है। और न्याय के 4 स्तंभ के आधार पर बड़े और मध्यम आकार के शीर्ष और अंतिम राज्य जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना है, अंतिम में बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश है। और ये जो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग जो जारी की गई है, पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका, कानूनी सहायता। नेक्स्ट न्यूज़ है MV गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है। ठीक है, इसमें क्या है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही हम लोग नोट करेंगे। जैसे कि क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 कब लागू हुआ था, 12 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। ठीक है, ये किसके लिए किया गया था कि अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इस अधिनियम के तहत 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा घोषित किया गया था। ठीक है, और देश के 24 राज्य में 24 राज्य में फैला हुआ है और इनकी कुल लंबाई 20,275 किलोमीटर है। ठीक, और अभी 13 जनवरी को नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज का क्या किया है को MV गंगा विलास को वाराणसी से, कहाँ से हरी झंडी दिखाई है, ये ध्यान रखना, वाराणसी से रवाना किया। और ये जो है कहाँ से, यहाँ ये यात्रा वाराणसी से निकली है और कहाँ जाकर समाप्त होगी, असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबील से में जाकर पूरी हुई है। ठीक है, और यह लगभग कितने की यात्रा रही है, 3200 किलोमीटर की, जिसमें भारत के साथ बांग्लादेश के भी कुछ क्षेत्र शामिल हैं। और ये ध्यान रखना ये पॉइंट कि ये जो MV गंगा विलास क्रूज है ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर 1 हल्दिया से प्रयागराज और नंबर 2 धुबरी से सदिया, हल्दिया से प्रयागराज 1, ठीक है, नेशनल वाटरवेज, और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है धुबरी से सदिया होकर गुजरी है। और जो
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली से, 3 नदियाँ गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली से निर्मित है, और जबकि 2 जो है ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से बना है। और यह यात्रा कोलकाता से धुबरी तक इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग से भी होकर के गुजरी है। और ये ध्यान रखना, यह यात्रा कुल कितनी नदी प्रणाली से गुजरी है होकर के 27 नदी प्रणाली से। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे और कितने पर्यटन स्थल का भ्रमण शामिल था, 50 पर्यटन। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। और इसमें जो गंगा विलास क्रूज सेवा निजी संचालक मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज द्वारा संचालित है, और इस पोत की लंबाई 62.5 मीटर और चौड़ाई 12.8 मीटर है। और यह पोत प्रदूषण नियंत्रक तंत्र तथा शोर नियंत्रक प्रौद्योगिकी से युक्त है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है, केरल जो है वो केरल उच्च न्यायालय जो है क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला हाई कोर्ट बना है। संविधान की एक अनुसूची है जिसका नाम है 8वीं अनुसूची। इसमें टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ये 22 भाषाएं जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मराठी, हिंदी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मलयालम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, केरल हाई कोर्ट जो है क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला क्या है, पहला हाई कोर्ट बन गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये देख लेते हैं, मलयालम में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बना है। और इसमें केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पिचाली की खंडपीठ ने 2 निर्णय दिए हैं। और दोनों निर्णय जो है किससे संबंधित है, मलयालम भाषा से संबंधित, वाहन क्रय ऋण से संबंधित निर्णय और चेक डैम से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, निर्वाचन आयुक्त। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा था लास्ट टाइम पीसीएस में। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय क्या है। तो अभी क्या है, भारत के जो निर्वाचन आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और अन्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वो संविधान के आर्टिकल 324 के क्लॉज 2 में आती है। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया वर्णित नहीं थी। अब तक जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति थी वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, एक निर्णय दिया गया जिसमें 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने निर्णय दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में कुछ उन्होंने निर्णय सुनाया। क्या सुनाया कि ये जो इनकी जो नियुक्ति होगी एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। एक समिति होगी जिसकी उन्हीं की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और ये जो समिति होगी वो 3 सदस्यीय समिति होगी। उस 3 में कौन होगा, प्रधानमंत्री शामिल होंगे, लोकसभा में विपक्ष का नेता शामिल होगा, और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। ठीक है, अगर लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है तो मतलब उपस्थित नहीं है, तो सबसे अधिक जनप्रतिनिधि वाले विपक्षी दल का नेता इस समिति का सदस्य होगा। जब तक संसद संविधान के अनुच्छेद 324 के क्लॉज 2 के अधीन कोई विधि नहीं बना लेती तब तक उपयुक्त दिशा निर्देश प्रभावी रहेंगे। 5 सदस्यीय संविधान पीठ की अध्यक्षता में कौन ये फैसला सुनाया था, तो उसकी जो अध्यक्षता की थी न्यायमूर्ति KM जोसेफ ने की थी। बाकी अन्य सदस्य में अजय रस्तोगी थे, अनिरुद्ध बोस थे, ऋषिकेश रॉय थे और CT रवि कुमार थे। एक मिनट, अभी 17। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। आधा हम लोगों ने कवर कर लिया, आधा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर कर लेंगे। बोलते बोलते मुँह दर्द होने लगा, अब कल इसको करते हैं क्योंकि बहुत डिटेल में है। और फैक्ट को नोट करते चलिएगा, मैं PDF शेयर कर दूंगी। जब इसका दोनों पार्ट हो जाएगा तो मैं PDF मतलब जो है ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा समझ आया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।